में देखिए अभी सत्व रज तम त्रिगुण जो है, जैसे मैंने एक इमेज में कल के पीपीटी में बताया था कि सृष्टि के हर तत्व में निर्जीव सजीव सभी में त्रिगुण है। हमारा शरीर पंचमहाभूतों से बना है, बट पंचमहाभूतों में लाइक पंच तन्मात्रा शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध में भी त्रिगुण है। लाइक प्रकृति और पुरुष ये सृष्टि निर्माण के दो मूलभूत घटक बताए थे। इनके संयोग से महत, अहंकार और फिर पंच तन्मात्रा, और यहाँ पर प्रकृति और पुरुष ये दोनों में ये बताया था कि प्रकृति ये त्रिगुणात्मक है, पुरुष निर्गुणी है, बट प्रकृति और पुरुष के संयोग के बिना तो कुछ हो नहीं पाता है। तो इस प्रकार के दोनों के संयोग से महत तत्व, फिर अहंकार, और ये अहंकार भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और इस अहंकार से आगे चलकर पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, इस प्रकार से सभी हमारा 24 चतुर्विंशति पुरुष हमारे मतलब यानी शरीर का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार से जैसे आपका सवाल इस तरफ हम लोग सोच सकते हैं कि देखिए जैसे कि हर शरीर के अंग अवयव में त्रिगुण है, महाभूत है, वैसे ही सृष्टि के द्रव्यों में भी ये त्रिगुण छुपे हैं। तो इन जब चिकित्सा का प्रयोग हम करेंगे, जैसे कि महाभूतों को हम लोग देखते हैं, इन महाभूतों में तो भी त्रिगुण छिपे हुए हैं। किसी दोष की वृद्धि हुई है तो उसके विपरीत गुणों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मानिए कि किसी व्यक्ति में कुशलता है, दुर्बलता है, वातवृद्धि है, तो वातवृद्धि है यानी वायु और आकाश बड़ा है, यहाँ पर रजोगुण बड़ा है, तो इसमें हमें सत्व गुण की वृद्धि करनी होगी। तो इसके लिए हम लोग सत्व गुण वाला, इसके साथ साथ पृथ्वी जो कि वायु और आकाश का विरुद्ध महाभूत है, पृथ्वी महाभूत प्रधान द्रव्यों का उपयोग करेंगे। जैसे वाणी खजूर है, शर्करा है, तो खजूर में पृथ्वी महाभूत है जो कि वायु और आकाश तत्वों को कम कर देगा, और जो कुशलता है, जो दुर्बलता है, वहां पर इस खजूर से कम होगी, और खजूर में सत्व गुण भी होगा। तो इस प्रकार से हर द्रव्यों में हम त्रिगुणों को देख सकते हैं, और त्रिगुण का प्रयोग से ही हम चिकित्सा करते। ये एक दृष्टिकोण हो गया। दूसरा दृष्टिकोण जो मैंने आपको कल बताया था कि जो भी है, फिर औषधि की मात्रा हो, पंचकर्म का उपचार हो, जो भी बातें हैं, इन सभी में भी हम त्रिगुणों का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा प्रकार त्रिगुणों का है कि रुग्ण का परीक्षण करते समय रुग्ण को किस प्रकार से हमें हैंडल करना है, इसके लिए भी ये क्लिनिकली एप्लीकेबल है, या क्लिनिकली हम लोग इसमें भी देख सकते हैं कि त्रिगुण किस प्रकार से इसको व्याप्त करते हैं, या किस प्रकार से त्रिगुणों को हमें देखना है। ठीक है, तो ये एक दृष्टिकोण हो गया। तो इस प्रकार से जैसे कि मुझे लगता है कि साध्यता हो या विकार का निर्माण हो, इन सभी में भी हमें इन त्रिगुणों को हम लोग देख सकते हैं। अगर जैसे कि वातदोष का व्यक्ति है जो कि मोर प्रोन टू डिसीजेस ऑफ नर्वस सिस्टम और जॉइंट, अस्थि संधि के विकारों को वो प्रोन होता है अधिकतर, तो इसमें भी हम लोग इस हिसाब से रजोगुण का ये वातदोष बना है। तो रजोगुण में स्टिमुलेशन है, बट दाम्भिकता है, सेल्फ सेंटरनेस है, किसी का सुनना या उसको कंट्रोल करना, जो मन में जेलस नेचर है, जो मोह द्वेष है, इससे कितना भी हम लोग काउंसलिंग करेंगे, आपने कितना भी पथ्यापथ्य बता दिया, तो भी ये लोग मानेंगे नहीं, इस प्रकार से बदलाव उनमें होगा नहीं। तो यहाँ पर रजोगुण जो होता है वो जाता है असाध्यता की। इसी के साथ साथ सत्वगुण साध्यता की ओर जाता है, क्योंकि इसमें बुद्धि, प्रकाश, बाकी के सत्व के गुण जुड़े होते हैं। इसी प्रकार से तमोगुण अंधकार से जुड़ा है, तो तमोगुण भी जाएगा असभ्यता की ओर, क्योंकि इसमें अज्ञान है, इसमें आलस है, विवेक क्षमता है। तमोगुण मनुष्य की बुद्धि क्षमता को कम कर देता है, सारा विवेक क्षमता, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसके प्रति जो एक भेदभाव करने की जो कैपेसिटी है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, इसमें कमी आने से भी ये सब होता है। तो ये तो बहुत ही बड़ा विषय है, अगर इसको हम लोग ऐसे विस्तारित करने का सोचेंगे जैसे त्रिगुणों को, तो बहुत ही एक बड़ा लेवल तक हम लोग इसको लेकर जा सकते हैं। किंतु हर एक व्यक्ति की, जैसे हमने देखा कि व्याधि की चिकित्सा करते समय भी, काउंसलिंग के समय भी, या जैसे बड़े कुछ रोग होते हैं, कैंसर को लीजिए या कोई और प्रकार का रोग है, राजहिष्मा है, तो इसमें भी एक पॉजिटिवनेस, एक मनोबल को बताया है। आयुर्वेद में मनोबल एक संकल्प, 2 प्रकार के बल बताए हैं, शारीरिक बल और मानसिक बल। तो ये मनोबल भी डिपेंड करेगा आपके अंदर कौन से गुणों का अधिक है, सत्व रजतम या सत्व रज या रजतम। इसमें अगर उस व्यक्ति में सत्व और रज का आधिक्य है तो उसका मनोबल अच्छा होगा।
रजतम की अधिकता है, द्विदोषात्मक प्रकृति को देखेंगे, जैसे रजतम की अधिकता है तो उसकी जो मनोबल है वो हीन होगा। तो इस सत्वतम का है तो मनोबल एक मध्यम प्रकार का हो। तो इस प्रकार से हम त्रिगुणों को जिस साचे में हम लोग ढालना चाहते हैं उस साचे में हम इसको ढाल सकते हैं। इज इट ओके नाउ? क्लियर मैडम? या सर ये बहुत ही गहरा विषय है, गहरा है, ये अध्यात्म की ओर ले जाने वाला है। लाइक हम लोग अभी हम आज ऑनलाइन नहीं तो मैं बोल सकती हूँ जैसे कि कुछ हमारे आपके स्पिरिचुअल गुरु हो गए, जैसे कोई भी हो, फॉर आर्ट ऑफ लिविंग वाले हो या फिर कोई और भी हो, तो इनका जब हम सुनते हैं स्पिरिचुअल, या फिर बीके शिवानी के वीडियोस काफी पसंद है जो आर्ट ऑफ इससे जुड़ी है ना, ओम शांति से जो है, तो इनके वीडियोस को इतना ज्यादा मात्रा में, काफी मात्रा में पसंद किया जाता है, सुना जाता है, जो अध्यात्म की ओर ले जाते हैं। तो इनमें जिस प्रकार से उनकी वाणी है, जिस प्रकार से उनकी बुद्धि यानी है, तो उससे हमें सात्विकता का पता चलता है ना। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। आज का हमारा विषय है प्रकृति से विकृति की ओर। तो आगे बढ़ते हैं हमारे इस विषय के साथ। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कुछ केसेस में प्रेजेंट करना चाहती हूँ। इस केसेस को आप ही बताइए किस प्रकार का डायग्नोसिस होगा प्लीज। यस, 35-year-old male, failure in the businesses, alcoholic, family background is not much good, economical condition is poor, various attempts of suicide, and he always suffer from depression. So ये किस प्रकृति की तरफ ले जाता है? वातज। इसके साथ कोई दोष जोड़ा, दूसरी द्विदोषात्मक प्रकृति हो सकती है? वाताजी दिखाई दे रहा है मैडम, और तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जी जी, तो वात पित्त हो सकता है ऐसा व्यक्ति? पित्त का मैडम कौन सा लक्षण होगा, मुझे तो समझ नहीं आया। हाँ यस यस, वही मैं पूछ रही हूँ। पित्तज क्यों बताइए सृष्टि, सोनू कुमार जी, पित्तज क्यों? वात पित्तज, ओके, पित्तज क्यों बताइए? क्योंकि जो एक प्रकार का ये होगा इनमें, क्या बोलेंगे हम इसको, अटेम्प्ट्स ऑफ सुसाइड। ये तो नैराश्य है, बट एक जो अटेम्प्ट सुसाइड के लिए अटेम्प्ट करने की जो डेयरिंग है, साहस है, क्योंकि ऐसे वात प्रकृति के व्यक्ति ना दुर्बल है, भीरू होते हैं, इनमें इतना धाड़स धैर्य बल नहीं होता है कि वो ऐसे कुछ करे। बट if they try to do such type of attempts, that indicates there may be some type, साहस उनमें थोड़ा तो भी है, तो ये पित्त को इंडिकेट मैडम करेगा। अगर देखें तो वेरियस अटेम्प्ट्स ऑफ सुसाइड, अटेम्प्ट किया लेकिन कर नहीं पाया, कर नहीं पाया, या फिर तो ये यश तो नहीं वातज मिला, में ही आएगा ना। हाँ यश नहीं मिला, या वॉट एवर द थिंग्स आर गॉन विथ हिम, बट क्योंकि वैसे तो प्रैक्टिकली प्योर वात दोष वाली प्रकृति मिलती नहीं है, वात पित्तज वाले ही व्यक्ति होते हैं, वैसे प्योर वात नहीं मिलता है। बट जहां पर भी देखिए, यहाँ पर मैं केवल वात पित्त की बात नहीं कर रही, इट मे भी वात कफा भी हो सकता है, बट वात का अधिक्य है तो इस प्रकार से। बट यहाँ पर मैं क्यों वात कफ को मैंने नहीं चुना, बिकॉज द फेल्यूर इन एवरी बिजनेस, अगर वात और कफ साथ में है तो स्टेबिलिटी होगी, है ना, तो स्टेबिलिटी होगी तो थोड़ा तो भी सक्सेस मिलेगा। बट पित्त है जो कि मध्यम वाला है, तो पित्त ऑर्गेनाइज्ड है, एम्बिशियस होता है, बट इसके साथ में वात है, इसीलिए शायद उनको फेल्योर आता होगा। और अल्कोहलिक भी है, जो आदतें उसकी है, इस वजह से इस केस का पूरा मतलब प्रेजेंटेशन जो है वो वात की तरफ जाता है, और उसमें थोड़ा हम लोग पित्त का आश्रय देख सकते हैं। और एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी, एज इज सिग्निफिकेंट, द पर्सन इज in the middle age 35, so it is पित्तज काल, है ना, तो इस हिसाब से भी हम इसको वात पित्तज मान सकते हैं। नेक्स्ट वन, पेशेंट एज 40, ओवरवेट, बिजनेसमैन जो 10-12 घंटे तक काम करता है। ये तो कफज हो गया मैडम। कफज हो गया, तो इसमें क्या क्या प्रेजेंटेशन होगी कफज में? बैठने एक तो से, एज हो गया, हाँ एज भी हो गई, अस्थमा भी हो गया, एलर्जिक रिनाइटिस भी है, सिटिंग जॉब भी है, ओवरवेट भी है। तो क्या क्या होने की संभावना हो सकती है इसमें क्लिनिकली? सर देखिए, हमारे पास जब रुग्ण आते हैं ना, इनको डायबिटीज हो सकती है, बिल्कुल सही, मधुमेह हो गया, साथ में इनको ओवरवेट हैं तो हार्ट की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, बिल्कुल, और 40 केस आ गए तो कैटरेक्ट भी हो सकता है साथ में।
बिल्कुल सर। देखिए अब हमारे पास समझो आपके लिए सर्दी को लेकर कोई रुग्ण आता है, वो ठीक है, उसकी जो भी एज है 35, 40, 45 जो भी है, अगर आपको ओवरवेट लगा, अगर आपने उसका थोड़ा परीक्षण करके तो प्रकृति का निर्धारण किया, तो उसको आप साथ में, मेरा ये प्रयास है, ये एक्चुअली पढ़ाने का प्रयास इसी तरफ से है कि अपने आपके हर पेशेंट को आप जो भविष्य में होने वाले जो भी व्याधि है इनके बारे में थोड़ा सा अलर्ट कर देंगे। जैसे हमारा केस पेपर आयुर्वेदिक कॉलेजेस में जो बनता है बड़ा लंबा होता है, तो आपने अपने क्लिनिक में जो आपका केस पेपर होगा, जो आपका ये प्रिस्क्रिप्शन पैड होगा, इसके पीछे एक 4 लाइन का आपने कॉलम कर दिया जो प्रिंटेड होगा, जिसमें आपने मोर प्रोन टू द डिसीजेस, डाइट पैटर्न एंड प्रकृति, ये 3-4 और पथ्यापथ्य अगर थोड़ा सा उसको अपने डाल दिया उसके दिमाग में, लाइफस्टाइल सजेस्ट की, थोड़ी उसको होने वाले संभव व्याधि बताई, तो भी आपका ये 15 दिन का जो कोर्स है, इससे मुझे लगता है कि बिल्कुल रुग्णों को लाभ होगा। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, एलोपैथिक वाले जो है वो देखकर, पेशेंट्स को देखकर एक हिमैटिनिक लिख देते हैं, या बोलते कि आप इस विटामिन की कमी है तो इंजेक्शन का कोर्स करा लो या ऐसे करा लो। तो हम लोग क्यों, हम लोग के पास इतना बड़ा साइंस है, तो हम लोग इसका प्रयोग इस प्रकार से भी हम लोग कर सकते हैं ना, एज ए प्रिवेंटिव मेजर। बिकॉज आगे मैं बताऊंगी कि इस प्रकृति के कौन से प्रकृति के व्यक्ति में कौन से व्याधि होने के चांसेस है, इसको डिटेल में भी बताया है, इसको मैंने खुद इसका एडिशन करके डाला है। नाउ थर्ड केस, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, एज 32, फीमेल, नो अदर कंप्लेंट्स एंड फीमेल इज होम मेकर, गृहिणी है, घरेलू काम करने वाली स्त्री है। तो ये इसमें प्रेजेंटेशन है, अर्ली एज में ही इसके बाल ग्रे हो रहे हैं, सफेद हो रहे हैं, क्या कारण हो सकता है मैं आगे भी बताऊंगी। प्रकृति है मैडम। हाँ बिल्कुल। तो पित्तज प्रकृति में ग्रेइंग ऑफ हेयर्स एक उसका हाँ गुण है पित्तज हाँ। प्रकृति का। हम्म और एज भी 32 है तो वो भी पित्तज की तरफ जाती है। स्टिल, हाँ देखिए सर, इसमें होम मेकर है, तो स्त्रियां और पित्त विकार, ये भी मैं मेरा अगला विषय होगा। स्त्रियों में पित्त विकार क्यों ज्यादा प्रबल होते हैं? बिकॉज स्त्री शरीर आग्नेय है, स्त्री में आर्तव है, शुक्रम सौम्यम आर्तवम आग्नेयम, शुक्र सौम्य है और आर्तव आग्नेय है, इसीलिए स्त्रियों में अग्नि गुण प्रधान जो विकार है वो अधिक मात्रा में होते हैं। जैसे कि फिर वो चाहे अम्लपित्त हो, एसिडिटी हो, पिंपल्स हो, जो भी है, अल्सर्स का फॉर्मेशन हो, इस प्रकार के विकार स्त्रियों में काफी मात्रा में देखे जाते हैं, हस्तपात दाह हो वगैरह वगैरह। तो होम मेकर है, तो होम मेकर है तो ज्यादा से ज्यादा जैसे घरेलू कामकाज है, इसके लिए जो भी मतलब खान पान बनाना है, किचन में काम करना है, तो अग्नि का संपर्क, या इसके साथ साथ उसकी थोड़ी सी लाइफस्टाइल ऐसे, जैसे कि घरेलू महिला में, आई एम नॉट लाइक कि हर व्यक्ति हर स्त्री ऐसे करती होगी, खान पान बनाती है, बच्चों को खिलाती है, तो इसका जो रूटीन होता है, दोपहर में समय होता है तो थोड़ा आलस, फिर सोना, छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों को सुलाते समय खुद भी सो जाना, बच्चे ने कुछ थोड़ा सा छोड़ दिया झूठा, खिलाते खिलाते खुद खा लेना, तो कई सारे ऐसे छोटे मोटे हेतु इनमें मिल जाते हैं, जिससे इनका जो डे रूटीन है वो काफी परिवर्तित होता है, काफी बदलाव उसमें आता है। ये भी एक कारण हो सकता है कि स्त्रियों में पित्त की विकारों की प्रबलता है, और स्त्री शरीर में प्राकृततः अग्नि गुण प्रधानता होने से भी ये हो सकता है। तो इसीलिए स्त्रियों को भी हम लोग एक अलग से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लाइफस्टाइल के बारे में करा सकते हैं। इसके साथ साथ स्त्रियों में आगे मेरा एक टॉपिक भी है, जेंडर एंड प्रकृति। स्त्रियों में भावनिक जो बर्स्ट है, लाइक इमोशनल आउटबर्स्ट एंड इमोशनल टाइप का जो भी है, लाइक झगड़ा, रोना धोना, ऊंची आवाज में बोलना वगैरह वगैरह, ये सारा एक बेस, इट इज लाइक फिजियोलॉजी, स्त्रियों का व्यक्त होने का वो एक अहुलिया है, वो एक साधन है कि स्त्रियां ऐसे ही व्यक्त होती है। इसीलिए अभी हमें स्त्रियों का परीक्षण करते समय या स्त्रियों को होने वाली व्याधियों को थोड़ा सा हम लोग इस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं इनको। नेक्स्ट केसेस ऑफ eclampsia, female age 50, homemaker again she is, and there is no morbidity like no other any complaints like diabetes and hypertension at all. So yes. Eclampsia, female 50. She goes towards a पित्त कफज प्रकृति। पित्त कफज या pittavataj, because eclampsia it is like due to rajaguna again,
त्रिगुण का हम लोग जैसे देखिए अभी हर इसमें हमें दोष महाभूत त्रिगुण तो मिल ही जाते हैं। तो रजोगुण इक्लैम्सिया मानसिक अवसाद की अवस्था है, मेंटल इरिटेशन। तो मेंटल इरिटेशन वात प्रकृति के व्यक्ति में ज्यादा इरिटेशन है और पित्त में भी होता है बार बार। कफ इज नॉट मच मोर प्रोन टू सच टाइप ऑफ डिसीजेस, क्योंकि वात अस्थि मज्जा पक्वाशय कृतिशक्ति श्रोत्रास्थि स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषतः। एंड सो द गट इज द अनादर ब्रेन। गट बस्ती अर्ध चिकित्सा पूरी चिकित्सा बताइए, बिकॉज बस्ती में जो हम लोग द्रव्यों को डालते हैं, बस्ती देते हैं, तो ये डायरेक्टली गोज अप टू द ब्रेन, मस्तिष्क तक जाते हैं। इसीलिए वातदोष की प्रधान चिकित्सा बस्ती बताई गई। और वातदोष का मुख्य स्थान शीर, प्राणो अत्र मूर्धगः, मूर्धा शीर। तो इसीलिए प्राण वायु नियंत्रण करने वाला हमें सोचना है यहाँ पर भी इक्लैम्सिया। सो वी मस्ट थिंक ऑफ मतलब ट्रीटमेंट के साथ साथ वातदोष की प्रबलता है, सो वी मस्ट डू शिरोधारा, बस्ती, नस्य, पूरण, व्हाटएवर टाइप ऑफ स्नेहन जो भी कर सकते हैं। इस प्रकार से स्नेहन जितना भी उसको मसाज, खान पान में स्निग्ध पदार्थ देना, ये सभी यहाँ पर भी हमारा फिर से हम लोग इस प्रकार से प्रकृति के हिसाब से मेडिकेशंस के बारे में सोच सकते हैं। केस नंबर 5 ब्लैक उस केस में मैडम कफज प्रकृति सोचने का मेरा कारण ये था, द रीजन वाज कि at the till the age of 50 she didn't had any other problems like diabetes or hypertension. So that goes towards kafaj because they are not prone to diseases. Yeah, but sir, see, कफ में तो pitta people are more prone to diseases. They are lesser prone as compared to vata, but more prone as compared to kapha. Yeah, so definitely. Till the age of 50, she didn't had any major morbidities. तो मेरा सोचने का रीजन यही था कफज का कि इतनी एज होने के बाद में सारा अगर उसका कोई इंसिडेंस फ्री लाइफ है तो कफज हो सकती है। या बट सी फिर भी सी इफ कफा इज, जैसे कि कफ प्रकृति इज मोर प्रोन टू डायबिटीज और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कफ में ज्यादा होते हैं। फिर वो हाइपरटेंशन का भी कारण ओवरवेट होना है, ओबेसिटी, डायबिटीज, ये भी मतलब एक कारण होते हैं कफ प्रकृति की व्यक्ति में। उनके सभी स्वभाव से, आलस से, ये सारे लाइक धमनी प्रतिचय, मतलब कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, लिपिड प्रोफाइल बढ़ना, जिससे ये हो सकता है। फिर भी 50 की उम्र तक ये नहीं है, तो ये आपने एक इशारा दोनों प्रकार से हम लोग सोच सकते हैं, क्योंकि व्याधि नहीं होते 50 तक, तो बिल्कुल इम्यूनिटी अच्छी है, बल अच्छा है, और धातु बल अच्छा होने का कारण हमारे शरीर में कफ भी है और दोष भी होते हैं निश्चित रूप से। तो ये भी थिंकिंग आपका बिल्कुल सही है। अगली केस है ब्लैकिश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, स्पेशली हैंड्स, फीट, एंड द एज इज ओनली 20 years, अ गर्ल। सृष्टि बताइए, आप भी, सोनू जी डालिए, बैक चैट बॉक्स में डालिए। यस 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 सर जी। This again goes to Pittaj. What Pittaj? Yeah. Yes. बाकी लोग आज चुप क्यों हैं? हाँ बताइए सृष्टि, सोनू जी। आज सैटरडे है, सो कम लोग आए हैं। मैडम ड्राइव कर रहा हूँ। जी ओके। ब्लैकिश, अभी देखिए ब्लैकिश डिस्कलरेशन। सो ब्लैकिश डिस्कलरेशन कौन से दोष को इंडिकेट करता है? मैम पित्तज। और पिंकिश? मैम ब्लैकिश वात को इंडिकेट करेगा, और पिंकिश ब्लैकिश तो मैडम कफ की तरफ जाएगा। और सर सफेद वाला, लाइक एकदम से सफेदपन आ जाना स्किन में, मतलब जो पांडुता आ जाना, पांडु की जैसी पांडुता आ जाना, उसको क्या बोलेंगे फिर? देखिए पांडुता, शावता यानी कृष्ण वर्णता, जैसे ठंडियों में कुछ कोहनों के इसमें यहाँ पर कुछ कालापन, या फिर आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स है मानो, तो वो कौन से दोष को प्रतीक करता है? स्पेशली हैंड्स, फीट। तो ये blackish discoloration is the major indication of vata dosha and the age is pitta, बिल्कुल आपने सही बताया। तो देखिए कार्श्य, कार्शोष्ण कामित्व, कार्श्य, कृशता, कार्ष्ण, कालसर्पणा यानी कालापन, कहाँ पर भी, सार्वदेहिक और स्थानिक। स्थानिक देखेंगे तो वात
वृद्धि का कारण जो है मतलब नींद अच्छी ना होने से, क्योंकि वात बढ़ता है तो रजोगुण चंचलता, नींद अच्छी नहीं पूरी होती है। इसके साथ साथ रसरक्त धातु का जो संवहन है, सर्कुलेशन है, धातु स्तर पर हम देखेंगे, जैसे अब नाड़ी के इसमें आपने सीखा है धातु स्तर पर, है ना, रस रक्त में अगर इस प्रकार से व्यान वायु की दृष्टि होती है उस प्रकार, तो वहां पर भी ऐसे कुछ रस रक्ताभिसरण सर्कुलेशन में कमी आएगी। तो ब्लैकिश डिस्कलरेशन इज टिपिकल इंडिकेशन ऑफ वातवृद्धि एंड रक्त धातु क्षय आल्सो ऑन स्किन, स्पेशली हैंड्स, फीट। और ये एज पित्त की है तो वात पित्त प्रेजेंटेशन की तरफ जाता है। देखिए जब भी वात बढ़ता है तो रुक्षता बढ़ती है, शीतता बढ़ती है। तो इस रुक्षता से, शीतता से धमनियों में, त्वचा में संकोच आता है, जिससे जो भी सर्कुलेशन है इसके ऊपर भी असर होगा, वहां पे अवरोध होगा। तो अवरोध से अच्छे प्रकार से रक्त धातु का पोषण, मतलब रक्त धातु ना मिलने से त्वचा का जो अपना प्राकृतिक गुलाबी कलर है उसमें बाधा आती है और वो में टर्न इनटू द ब्लैक कलर। और जब कफ की विकृति होगी तो इसमें सफेदी आए, जिसको हम कभी कभी पांडु के नाम से भी देखते हैं। पांडु वैसे तो मतलब रस का बताया है, आचार्य सुश्रुत ने रक्त उसका वैधि बताया है। पांडु में भी त्रिदोष दृष्टि है, फिर भी पांडु के भी वातज, पित्तज और कफज प्रकार होते हैं, तो वहां पर भी हम लोग देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखिए, अभी आपका एक नजरिया विकृति की तरफ या ऐसे हम लोग सोचकर यहाँ पर अभी बेसिक हमेशा से मैं बताती हूँ कि दोषों को ना, दोष धातु और मलों को नहीं भूलना है, जो हमें हमारे विकृति तक ले जाते हैं। हम लोग बस ट्रीटमेंट कराते हैं, बट थोड़ा अगर डीपली हम सोचेंगे तो कौन सी दोष की, धातु की, स्रोत की दृष्टि है। तो मेरा ये कंसेप्ट है, आप अभी अगले वीक में मैं धातु सार का भी एक लेवल चालू है मेरा, 2 हो गए थे सीरीज उसके, तो 3rd लेवल, इसमें आप धातु सारता को पढ़िए। आपको कहीं पर भी धातु सारता को कोई नहीं पढ़ाएगा। प्रकृति के बारे में तो थोड़ा बहुत जानकारी रहती है, बट धातु सारता इज ट्रूली अमेजिंग कंसेप्ट, जिसमें धातु कैसे है, धातु कैसे बने हैं, अच्छी धातु सारता क्या है, धातु सारता और प्रकृति साथ में जोड़कर आपने मतलब कर लिया तो आपका बिल्कुल अच्छा क्लियरिटी आ जाएगी आपके कंसेप्ट्स में, बेसिक कंसेप्ट्स में। इस प्रकार से ये एक केस था। नेक्स्ट वन, तो ये तो टिपिकल ओबेसिटी का केस है। देखिए अभी इसमें मतलब पिक्चर्स हम लोग 2 द्विदोषज प्रकृति के पिक्चर्स भी इसमें हम डाल सकते हैं। लाइक ओबेसिटी है तो कफ दोष तो होगा ही, तो कफ वातज या कफ पित्तज, तो थोड़ी सी स्थूलता, इसके साथ साथ कुछ पित्त के लक्षण या कभी कभी वात के लक्षण भी हमें मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से जो भी कारण से आपके पास रुग्ण आते हैं, इसमें आप लोग पूरा जो है इसको दोषों के हिसाब से सोचकर इसमें व्याधि के बारे में देख सकते हैं। सो सी प्रकृति के उपयोग के बारे में भी मैंने बताया, जैसे मैंने मसाज के बारे में बताया किस प्रकार से मसाज करना है, पंचकर्म का एप्लीकेशन किस प्रकार से होगा, वात में बस्ती, कफ में वमन, ये तो हमें पता है, रसायन वाजीकरण का एप्लीकेशन कर सकते हैं। सो युक्ति प्रमाण का प्रयोग करना है, त्रिगुण का इंपॉर्टेंस हमने देखा था आगे में, और विकृति के बारे में अगेन ये इसमें मैंने थोड़ा सा फिर से आपको एक बेसिक नॉलेज आ जाए, इसके लिए थोड़ा सा बस मैं इसको बताऊंगी नहीं, आपको ये शायद सभी पता है। वात दोष के स्थान, वात दोष जब साम, आम और निराम वात किस प्रकार से बनता है, तो क्या लक्षण शरीर में दिखते हैं। जैसे आम जो अग्निमांद्य से बनने वाला एक लक्षण बताया है आयुर्वेद में, और इस प्रकार से ये साम अगर बनता है, आम साम बनता है तो क्या लक्षण होते हैं। पाचन शक्ति में कमी, सुस्ती, आंतड़ों में गुड़गुड़ाहट, कमर दर्द, मलमूत्र बाहर निकालने में दिक्कत, या फिर मलावष्टम्भ के लक्षण मिल सकते हैं। निरामवात में त्वचा में रूखापन, जीभ का, मुंह का सूखना। जब हम ट्रीटमेंट कराते हैं तो इस प्रकार से हमें सोचना है। तो ये सारे जो भी स्तंभ जनित व्याधि है, इसका समावेश हम वात जनित व्याधियों में कर सकते हैं। दाह, खालित्य, पालित्य, पाक, रंग, इन्फ्लामेशन, सूजन, शोफ अवयवों का, तो ये सभी पित्त के उष्ण तीक्ष्ण कारण ये शरीर में निर्माण होने वाले लक्षण है। तो यहाँ पर पित्त की दृष्टि को हमें देखना होगा, कौन से पित्त का विकृत हुआ है। जैसे त्वचागत विकृति है तो भ्राजक पित्त है यहाँ पर। जैसे कि कभी कभी साधक पित्त की विकृति से भी हमारी निर्णय क्षमता में भी बाधा आती है।
तो ये कुछ इस प्रकार से कफ के व्याधि जो है, श्वास संबंध से कफ के व्याधि जुड़े होंगे। इसके साथ साथ और भी कुछ है मेरे पास। जो जिस कौन से दोष में किस प्रकार के व्याधि होने की संभावना है। Yes, diseases and prakriti. So, Vata Prakriti is considered to be more prone to the malnutrition, stress-related disorders. तो जहां पर भी कुछ वजन कम हुआ है, कुछ लाइक क्षय जनित अवस्था है, कुछ तनाव है, वहां पर हमें वातदोष को ठीक करना है। वातदोष के वहां पर निश्चित रूप से इन्वॉल्वमेंट होगी। Stress doesn't just affect us emotionally or mentally, it also has a clear physical effect as it aggravates and increases the risk of conditions like obesity, cardiac diseases, डायबिटीज, अस्थमा। देखिए ये भले स्ट्रेस या चिंता या वात दोष का लक्षण है, बट इसके साथ साथ स्ट्रेस ये कफजनित बाकी व्याधियों का भी कारण बनता है, जैसे डायबिटीज है, अस्थमा है। चिंतानाम च अतिचिंतनात् रसवाहिनी स्रोतांसी दुष्टंती, तो रसवात स्रोतस, अगर रसदुष्टि रसव स्रोतस कफदोष से बिगड़ता है तो वहां पर डायबिटीज होगा, अस्थमा होगा। रस प्राणव स्रोतस कफदोष में जुड़ा है तो अस्थमा होगा। इसके साथ साथ प्राणव स्रोतस अगर कफ से या त्रिदोषों से जुड़ा है तो कार्डियक डिजीजेस होगी। तो इस प्रकार से अल्जाइमर्स, यहाँ पर फिर से मज्जा संस्थानगत व्याधि है। Rapid aging, gastrointestinal problems, stress and anxiety can also affect one's ability to relax and get proper sleep, contributing to further deterioration in health and a host of other problems. So, ये वातदोष के कारण होने वाली कुछ व्याधियां हैं। Pitta persons are more prone to bleeding disorders, ulcers, skin rashes, hair problems, hematuria. तो पित्त सूजन, देखिए पित्त का जैसे वात का प्राकृत कार्य गति है, वायु तंत्र यंत्र दढ़ा, तो गति है। तो जहां पर भी शरीर में कुछ गतिवाचक क्रियाएं, गति में बदलाव जहां पर आएगा, वहां पर हमें वातदोष या वात प्रकृति के बारे में सोचना है। पित्त प्रकृति, पित्त का काम है परिणमन, तेज, सूर्य, पित्त यानी सूर्य, संताप, तेज, दाह। तो ये पित्त जब भी शरीर में होगा तो जहां पर भी ऐसे कुछ दाह, सूजन, शोफ, आइटिस नाम का जो भी व्याधि है, कोई भी टाइप का, हेपेटाइटिस, ब्लेफराइटिस, नेफ्राइटिस, तो आइटिस, इन्फ्लामेशन, वहां पर पित्त का बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट होगा। कफ प्रकृति आर मोर प्रोन टू हाइपरलिपिडिक डिसऑर्डर्स सच एज कफ हैज सिमिलर कैरेक्टर्स to that of fatty and lipid tissues. Obesity has become one of the greatest problems of the modern society, as it greatly increases the risk of numerous health conditions, from diabetes and hypertension to sleep apnea, osteoarthritis, lower back pain, gallbladder diseases. तो कफ प्रकृति पर्सन्स आर मोर प्रो टू, देखिए वातदोष का अस्थि धातु के साथ संबंध है, तो वातदोष अस्थि धातु से रिलेटेड, भले वो मतलब खालित्य हो, पालित्य हो, नखदंत, क्योंकि नखदंत भी अस्थि धातु से ही उपधातु या मल के रूप में बताया है, तो नखदंत के व्याधि में भी वातदोष का इन्वॉल्वमेंट होगा। पित्त, पित्तम तो स्वेद रक्तयो, तो पित्त का रक्तदुष्टि वेरियस टाइप, कुष्ठ से लेकर मुख दूषिता तक, और जो भी ग्रोथ है, अर्बुद फॉर्मेशन है, इन सभी में भी रक्त का इन्वॉल्वमेंट होता है, वहां पर भी हम पित्त दोष को देख सकते हैं। कफ दोष का धातु के साथ आश्रयी संबंध, लाइक रस, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, तो इन सभी धातुओं के व्याधि के समय हमें कफ को सोचना होगा। कफ दोष किस प्रकार से इस धातु में इन्वॉल्व है उसको देखना होगा। सो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कोरिलेटेड, लाइक एथेरोस्क्लेरोसिस, धमनी प्रतिचय, तो धमनी प्रतिचय जैसे कि ओल्ड एज का ही कारण है बिल्कुल, इसीलिए इसमें, बट धमनी में प्रतिचय यानी वसा, मेद बनता है, तो मेद इज अगेन कफदोष, पृथ्वी जल महाभूत। सो कफ और वात प्रकृति के व्यक्ति में एथेरोस्क्लेरोसिस ज्यादा होगा। अल्जाइमर्स डिसीज जो आज की बड़ी देन है, आज के मॉडर्न सोसाइटी की देन है, स्मृति भ्रंश के नाम से इसको हम रिलेट कर सकते हैं। तो कफ, ये स्मृति, अच्छा स्क्रीन में दिख रही है आपको,
इट इज वर्किंग और नॉट? मैडम वो आपकी वो एक लिस्ट जो है वो बस वही आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा। हाँ, तो लिस्ट ही दो, यहाँ पे डिसऑर्डर्स की लिस्ट दी है मैंने, तो यहाँ पर व्याधि में आप नहीं लोग नहीं, इसमें सिर्फ एक लाइफस्टाइल डिजीजेस जिस पे लिखा है ना, हेयर प्रकृति, कफा वीडियो, जो नहीं आपका नहीं, ओके ओके ओके, अच्छा वो इंडेक्स है मैडम, आपका इंडेक्स आ रहा है बस। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, एक मिनट में फिर से शेयर कर देती हूँ। अभी आ रहा है? हाँ जी, अब आ गया। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में देखिए, अल्जाइमर्स, स्मृति भ्रंश, तो कफ और वात प्रकृति के व्यक्तियों में ज्यादा होगा। क्यों होगा अभी आप बताइए, अभी अपनी प्रकृति को समझा है, अभी एक एक आप कारण बताते जाइए तो ही हमें मजा आएगा, आपको क्लिनिकल इंपॉर्टेंस प्रकृति का समझ में आएगा। आप बोलते जाइए प्लीज। यस सर, अल्जाइमर डिसीज स्मृति भ्रंश में मतलब कफ और वात प्रकृतियों के व्यक्तियों में क्यों होता है? अभी हम यहाँ पे त्रिगुण पंचमहाभूत सब कुछ मिला लीजिएगा और उसके हिसाब से सोचिएगा, ताकि आपको आगे चिकित्सा में भी गाइडलाइन मिलेगा कि इसमें हमें कौन से इससे चिकित्सा करनी है। यस प्लीज, फटाफट। श्वेता जी, शैलेश भाई जी, हाँ बताइए बताइए। अल्जाइमर्स, व्हाई कफ एंड वाता इज देयर? हाँ मैडम, ये बोधक कफ के कारण वो कफ का क्षय है, और ये वायु रहने के कारण। बोधक कफ सर, बोधक कफ ऐसे नहीं बोल सकते, लाइक बोधक कफ रस बोधनात् बोधकः बोधको रसनास्थायी। बोधक कफ तो बोधन का मतलब अन्न पचन के लिए इंपॉर्टेंट है। इट इज सॉरी कोरिलेटेड सॉरी, विद द सलाइवा। साधक साधक कफ, तर्पक कफ, यस यस, तर्पक तर्पक, कफ, हाँ तर्पक कफ, सॉरी। करेक्ट करेक्ट, हाँ, इट्स और ओके। वायु के कारण उसका क्षरण हो रहा है, क्षय हो रहा है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सही बताया आपने। तर्पक कफ, बिल्कुल, तर्पक कफ, प्राण वायु, ये दोनों दोष है। तर्पक कफ इज सिचुएटेड इन द शिरा एंड प्राण वायु इज आल्सो देयर। तो देखिए, हाँ, आप ये भी सोचिए, कफ और वायु दोनों अपोजिट है, बट जहां पर भी शरीर में इंपॉर्टेंट अवयव है, भले हृदय हो, मस्तिष्क हो, फुफ्फुस हो, यकृत हो, वहां पर नेचुरली देयर इज अ कफा, अस्थि, संधि। देखिए, जैसे मस्तिष्क में वायु है क्योंकि एक्टिविटी चाहिए, बट इस एक्टिविटी के साथ साथ कंट्रोल करने के लिए, उस एक्टिविटी को कहीं लगाम लगाने के लिए वहां पर कफदोष है। सो कफदोष जो वायु की रुक्षता है और गति है, उसको नियमित करने के लिए वहां पर कफ है, जो नरिश करेगा, पोषण करेगा और गति को नियमन भी करेगा, स्थिरता लाएगा। सो हर एक जगह पर जहां पे वायु है, वायु के लिए बेस्ट एंटीडोट इज कफदोषा। तो अभी हमें चिकित्सा में भी, विकृति में भी, संप्राप्ति में भी इस प्रकार से सोचना है। आर यू गेटिंग नाउ? some types of cancer like ग्रंथि, अर्बुद। सो ग्रंथि अर्बुद में कौन से दोष होगा बताइए? कफ दोष होगा मैडम, क्योंकि कहीं भी एक्स्ट्रा ग्रोथ होगी तो वहाँ कफ का तो सर यहाँ पर कफ का तो बिल्कुल होगा ही होगा। इसके साथ साथ आप कौन से दोषों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि अर्बुद कई बार त्रिदोषात्मक भी होता है, तो त्रिदोषात्मक या कौन से प्रकृति में किस प्रकार का अर्बुद होगा, अभी ये सोचिए आप। अभी आपने प्रकृति को पढ़ा है ना, तो हमें अभी डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट मोड तक जाने के लिए हम उसको क्लासिफाई कैसे करेंगे, सोचिए। जैसे कि वात प्रकृति में अर्बुद है तो कैसा होगा उसका प्रेजेंटेशन, पित्त में है तो कैसा होगा, एंड कफ में है तो कैसा होगा प्लीज? कफ में होगा तो मैडम वो हार्ड होगा, क्योंकि कफ की प्रकृति जो है वो स्थिरता की है, तो वो सख्त होगा। तो ये, और जो पित्त जो होगा तो उसमें पेन होगा, या सूजन जलन होगी, दाह होगा, होगा, जलन होगी, बिल्कुल, चिड़चिड़ापन होगा, बिल्कुल। हाँ। और वातज में वाता जो होगा तो वो आयुर्वेद की भाषा में वो है ना, चलायमान, और कुछ मूविंग होगा, और उसमें भी वर्ण में बदलाव, काटने की पेन होगी, या जी, काटने बिल्कुल। जैसी पेन होगी। हाँ, और एक बात इंपॉर्टेंट जो हम लोग कहीं भी कैंसर या गार्ड के लिए सोचते हैं, सी द ग्रोथ, द टाइम पीरियड टेकन फॉर द ग्रोथ, ऑलवेज फॉर कफा इट इज स्लो, रैपिड ग्रोथ इज सीन इन वात प्रकृति, एंड मीडियम टाइप वाला, बढ़ने वाला थोड़ा सा होगा, वो पित्त में होगा। वात प्रकृति में गति से ये ग्रंथि जल्दी जल्दी बढ़ेगी,
वात प्रकृति आर मोर प्रोन टू डिसीजेस, इसीलिए कफ प्रकृति में अर्बुद भले ही कफ जनित है बट वो स्लो मतलब उसका ग्रोथ या स्लो चेंजेस आने वाला होगा। तो ये भी हमें सोचना है उस समय पे, इसीलिए हमने डायग्नोसिस कर लिया बट प्रकृति देखी उस व्यक्ति की, और जैसे कि प्रकृति को देख लिया तो हमें पता चला कि अरे नहीं ये भाई वात वाला है तो इसको हमें थोड़ा और ज्यादा केयरफुली सोचना होगा। कफ वाला है तो इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, तो बल अच्छा रहेगा, तो ही कैन बियर। तो वात प्रकृति के सभी व्याधियों के लिए हमें वी हैव टू टेक मोर केयर, टेंडरनेस, सब कुछ उसको हमें वहां पर सोचना होगा। नाउ अस्थमा श्वास, ये तो हमें पता है वातजनित सॉरी कफजनित है, बट यहाँ ताकि ये प्राणव संस्थान से जुड़ा है, उर स्थान से जुड़ा है, उर में प्राण वायु, फिर अवलंबक कफ, उदान वायु, व्यान वायु, तीनों प्रकार के वातदोष भी रहते हैं। और नॉर्मल श्वास की प्रक्रिया में प्राण उदान की अगम निगम होती है, और यही वातदोष जब प्राणव स्रोतस में फैल जाता है या कफ को अवरोध कर जाता है तो हमें काश श्वास जैसे लक्षण मिलते हैं। इसीलिए कफ की चिकित्सा करते समय हमें वात को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर वात से ही वायु की गति अनुलोम हुई है, तो वात की गति को भी अनुलोम करना है। तो इसीलिए तमकेतु विरेचनम, तमक श्वास में विरेचन चिकित्सा बताई है, क्योंकि विरेचन से अनुलोमन होगा, दोष जो कफ दोष वहां पर फैला है वो निकल जाएगा और वायु की गति भी अनुलोम होगी। इसीलिए व्यक्ति को, श्वास के व्यक्ति को लेटने से बैठने में सुविधा अच्छी लगती है, बैठने से उनको अच्छा लगता है, क्योंकि लेटने से दोष प्राणवस्तुतस में फैल जाते हैं और वायु को आगम निगम में, वायु को आने जाने में तकलीफ होती है, और इसीलिए वायु उस समय पे मतलब सकष्ट उसका ये होता है। तो यहाँ पर भी श्वास के इसमें भी हमें दोषों को देखना है। अभी लीवर सिरोसिस, कामला, विच दोषा इज मोर प्रोन टू कामला? जॉन्डिस कौन से प्रकृति में ज्यादा होगा? पित्त में। बिल्कुल सही, यस। और लिवर सिरोसिस में पित्त तो हो गई, साथ में वात भी होगा। यस सर, बिल्कुल, क्योंकि लीवर इज द लार्जेस्ट मेटाबॉलिक ग्लैंड है, तो मेटाबॉलिक परिणमन के लिए तो मतलब गति भी चाहिए होती है, परमाणुओं का आना जाना ये सब कुछ है, वहां पे रंजक पित्त का काम होगा। वहां पे जैसे कि आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में समान वायु का स्थान कोष्ठ बताया है, समान अग्नि समीपस्थः, तो इसीलिए हमें फिर भी कामला पित्त प्रकृति के व्यक्तियों में ज्यादा होने की संभावना होती है। बिल्कुल। प्रमेह, प्रमेह कफ और वात होगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली आयुर्वेद में प्रमेह तीनों दोषों से बताया है, जैसे मुझे लगता है हमेशा तीनों से बताया है, लेकिन मेन तो कफ और वात ही होंगे मेन तो। बिल्कुल, और कफ वातज प्रकृति वाला व्यक्ति अगर मधुमेह का होगा तो वो कृश होगा, और कफज वाला होगा तो उसमें मतलब वजन ज्यादा उसका होगा, है ना। तो हमें दोनों के समय भी देखिए, एक्चुअली प्रमेह में हमेशा से सोचा जाता है कि मधुर रस को बंद करना है, बट आचार्य ने बताया कि एकदम तुरंत हमें मधुर रस नहीं कम करना है, क्योंकि वात प्रकृति के व्यक्ति को मधुर रस चाहिए। तो यहाँ पर हमें चिकित्सा में सोचते समय भी इस प्रकार से सोचना होगा कि एकदम डायरेक्ट एकदम मधुर पदार्थ बंद ना करें, क्योंकि फिर एकदम से ये होगा पुरुषता या बाकी अपतर्पण, पोषण भी नहीं होगा अच्छे से। फिर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेस, श्वास, फिर से कफ, हार्ट डिसीजेस, हृदय रोग में कफ पित्त बताया। क्यों बताया बताइए कफ और पित्त प्रकृति? शैलेश भाई जी, सृष्टि, श्वेता बताइए, कुछ बोलिए श्वेता। सोचिए सोचिए थोड़ा सा, आप मतलब जितना आप इसको सोचेंगे और ये इसका आपको मजा भी आएगा, इसका फिर आपको कुछ सीखे जैसे भी लगेगा, क्योंकि ये अप्लाई आप करेंगे ना प्रैक्टिस में, तो आपको फिर ज्यादा उपयोग होगा इसका। सृष्टि मैम अवलंबक कफ हो। हाँ बिल्कुल। और हार्ट डिसीज में कफ, देखिए यहाँ पे कफ भी बताया है, अवलंबक कफ, बिल्कुल अवलंबक कफ हृदय का पोषण करता है, अवलंबक कफ के शेड से। और पित्त, साधक पित्त का स्थान बताया है, साधको रुद्गतम पित्तम, तो साधक पित्त, साधकम बुद्धि मेधा अभिमान अभिप्रेतार्थ साधनम, पित्त क्रोध राग, तो इसीलिए पित्त प्रकृति में भी मोर प्रोन टू हार्ट डिसीजेस, उसका राग गुस्सा ये उसका कारण होगा पित्त में। और कफ में कारण होगा मेद का संचय, जो कि मेद संचय अगर हृदय के धमनियों में होता है, जिससे
धमनी प्रतिशय या फिर कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, तो इसीलिए हृदय की गतियों में बाधा आकर हृदय रोग हो सकता है। तो दोनों प्रकृतियों में हृदय रोग का कारण होता है, पित्त में भी और कफ में भी, बिकॉज पित्त, इसीलिए हमें पित्त प्रकृति के राग को कंट्रोल करने के लिए उसको कुछ मतलब लाइक सत्वा वजह या उसको हम लाइफस्टाइल, फिर व्यायाम, प्राणायाम, शीतली प्राणायाम करने को लगाएंगे पित्त प्रकृति में, जैसे मैंने बताया था। लाइक नाउ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, अग्निमांद्य, अम्ल पित्त, अरुचि, गृहिणी, ये तीनों दोषों जनित पाई जाती है, बट कफ प्रकृति में और पित्त प्रकृति में ज्यादा होगा, क्योंकि कफ में मंदाग्नि है। अग्निमंद होने के बावजूद अगर आपने आहार नियमों का पालन नहीं किया, तामसिक गुण वाला आहार या फिर जिसमें कुछ ये नहीं है ऐसा आहार आपने लिया, आहार के नियमों का पालन नहीं किया तो, और पित्त में जैसे कुछ उष्ण तीक्ष्ण और अधिक मात्रा में जो इनकी पसंद है, बार बार खाने की है, क्रेविंग कैपेसिटी है, इससे भी ये होता है। और पित्त प्रकृति में देखिए, पित्त प्रकृति को कभी भूखा मत रखिए। एक उदाहरण मैं हमेशा से देती हूँ कि पित्त प्रकृति को जितना आप भूखा रखेंगे, लाइक पित्त अग्नि तो तेज महाभूत है, तो तेज है, देखिए पित्त तेज का प्रतिनिधित्व है, तो इसीलिए आमाशय में हमारे पित्त दोष रहता है, तो उसको काम चाहिए पित्त को। अगर पित्त को काम नहीं दिया, आपने खाना नहीं है आमाशय में, आपके पित्त क्या करेगा, लाइक एचसीएल, गैस्ट्रिक जूस में एचसीएल होता है, तो ये एचसीएल बार बार सिक्रेट होते रहता है दिन भर, तो इस एचसीएल विच इज एसिडिक इन नेचर, इस एचसीएल को कुछ खाना नहीं है पेट में, स्टमक में फूड नहीं है, तो ये क्या करेगा, देन इट डाइजेस्ट टू द वो म्यूकोजल लेयर को डाइजेस्ट करने लगेगा, इस प्रकार से वहां पे इरिटेशन होकर अल्सर फॉर्मेशन होता है। इसीलिए हमेशा पित्त प्रकृति के लिए हमेशा पेट में आहार रहना जरूरी है। किसी किसी लोगों को जर्नी के समय पे वोमिटिंग सेंसेशन होता है, पित्त बढ़ता है, क्यों रिगर्जिटेशन होता है, क्योंकि वहां पर वायु भी है, प्रवास करते हैं ना, तो वायु हमारे बढ़ती है और पित्त साथ में, आपने कुछ खाया नहीं, खाली पेट आप प्रवास कर रहे हैं तो बिल्कुल पित्त उभर कर आएगा। इसीलिए प्रवास में जैसे कुछ लोगों को अधिक मात्रा में भी नहीं खाना है, क्योंकि वात दोष है, तो वात दोष की गति से भी स्टमक के जो कंटेंट्स है वो बाहर आने लगते हैं, फिर मसलाना, वोमिटिंग सेंसेशन होता है, तो थोड़ा लघु वाला ड्राई वाला खाना खाएंगे। तो पित्त को मैं हमेशा उदाहरण देती हूँ, तेज अग्नि, शांतो अग्नि नियते चिरात, अग्नि शरीर में है। जैसे टीवी सीरियल्स में, पिक्चर्स में बताया जाता है कि जैसे कोई डायरेक्शन होता है ना, कि हम एक मंदिर का दिया होता है, दीपक होता है, तो कुछ हीरो हीरोइन का कुछ हादसा हो गया, हीरो का एक्सीडेंट हो गया, तो मंदिर का दिया फड़कने लगता है ऐसे ऐसे, तो हम बोलते हैं, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, हम सोचते हैं कुछ होने वाला है, शायद एक्सीडेंट हुआ है, और ये दिया ऐसे फड़फड़ करता रहता है, कम ज्यादा होता है, तो हम सोचते कि रुग्ण हमारा हीरो सीरियस है, और दिया बुझ जाता है तो हम सोचते हैं कि अरे ये चला गया। क्यों दिया क्यों लिया है वहां पर, कभी सोचा आपने? बताइए। दिए का उदाहरण आपने रोज सीरियल्स में देखते हैं ना हम लोग, तो डायरेक्शन में मंदिर का दीपक ही घर का दिया दिखाया जाता है, क्यों? जीवन का प्रतीक। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर इसी एक उदाहरण से हमारे शरीर के अग्नि का महत्व हमें समझ में आता है। इसी प्रकार से, जिस प्रकार से अग्नि महत्वपूर्ण है, अग्नि का शांत होना यानी शरीर का शांत होना, इसीलिए डायरेक्टर उस प्रकार से बताते हैं। इसी प्रकार से शरीर में भी पित्त दोष, परिनमन और परिनमन जनित सभी घटकों के लिए पित्त की प्राधान्यता इंपॉर्टेंट है, तो हमें इस प्रकार से उसके लिए सोचना है पित्त दोष को लेकर। बिल्कुल, तो पित्त को बढ़ने ना देने के लिए, पित्त बढ़ेगा तो अरुचि, अम्ल पित्त, गृहिणी जैसे विकार। क्रॉनिक रीनल फेल्यूर, अगेन इट इज ड्यू टू कफ एंड वाता। अपान वायु का स्थान, कफदोष, मूत्र, मल का निर्माण, क्लेद का निर्माण, रस, कफ पित्त मलह खेशु, कफ का मल क्लेद है, तो क्लेद का वहन करने का काम मूत्र व स्रोतस करता है, इसीलिए कफ बढ़ेगा, या फिर वहां पे वात की विकृति, अपान की विकृति, वेग धारण, वेग उदीरण आदि सभी कारणों से जो वात प्रकोप होगा, इससे फिर वातजनित या कुछ रीनल फेल्योर के लक्षण भी वात प्रकृति के व्यक्तियों में गति नियमन या पालन ना करना नियमों का, ये कारण वहां पर होता है। ऑस्टियोपोरोसिस तो हमें पता चल जाता है कि वात और पित्त, अस्थि सुशीरता, ये दोनों में भी होती है। स्थौल्य कफ में है। डिप्रेशन, अवसाद वात पित्त में, अभी हमने उसके बारे में जैसे पहले ही इसमें देखा था कि डिप्रेशन ये भी कहीं ना कहीं जाकर वात और पित्त दोनों के कारण होने वाला ये है। सो कफा इज अर्थ वाटर से बना है, तो इट इज ट्रीटेड बाय वार्मिंग, ड्राइंग, लाइटनिंग एंड स्टिमुलेटिंग थेरेपी। फ्यूजन, बिटर, एस्ट्रीजेंट थेरेपीज का उपयोग करना है। लंघन,
डायबिटिक मेथड ऑफ थेरेपी ये इम्पोर्टेंट है कफ के लिए, क्योंकि कफ द्रव धातु है तो द्रवांश से ही उसको ठीक करना है। सूजन वगैरह जो आती है, चैनल ब्लॉक हो जाते हैं इस सूजन से, तो इन्फ्लामेशन, ट्यूमर, एथेरोस्क्लेरोसिस जैसे प्रोसेसेस होते हैं। इसीलिए वोमन वोमिटिंग इज द बेस्ट मेथड फॉर द एक्सपेक्टोरेशन ऑफ द जल महाभूत। सो इस प्रकार से कफ में हमें एंटी कफ थेरेपी, अग्नि को बढ़ाना, कुछ बीटर टॉनिक हर्ब्स का उपयोग करना, ये भी इसमें कर सकते हैं। सो पित्त में सूजन, फीवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी है तो इसके लिए भी हमें शीत गुण, सूजन कम करने का, मधुर रस का उपयोग, मॉइस्चर, तिक्त कषाय रस का प्रयोग करना है। इन्फेक्शन कंडीशन, सोर्स, अल्सर, बॉइल, यहाँ पर हमेशा एंटी पित्ता हर्ब्स को यूज करना है। वात, जो कि वात प्रकृति हो या वात दोष हो, इसमें अवरोध जनित स्थिति आने की संभावना होती है। इसीलिए देखिए कितनी छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई, निद्रा से लेकर, तो वात प्रकृति के पेशेंट्स को हमेशा सोने की पोजीशन, पीलो ऊपर नीचे हो गया तो मान जकड़ गई, तो अकड़न, जकड़न, स्तंभ, शूल, सब कुछ ये वात में होता है। तो इसको बहुत वात प्रकृति में एक उनको ना शेड्यूल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनको हमेशा शेड्यूल में उनको एक लाइफस्टाइल बना कर दीजिए आपको, तो छोटे मोटे जो भी अवरोध जनित संप्राप्तियां है उनमें शरीर में नहीं होगी। ऑब्स्ट्रक्टिव ओवाइड रेफर्स टू वाटर डिअरेंजमेंट कॉज्ड बाय द ब्लॉकेज ऑफ द चैनल्स। अवरोध वात में अधिक होता है और ये अवरोध ही आगे चलकर उनके कई सारे तमाम व्याधियों का कारण बनता है। वात को हमेशा मधुर, उष्ण गुणों से, लवण, अम्ल रस से उसको ट्रीट कीजिएगा। वात बहुत ही क्लिष्टदायी है शरीर में वात प्रकृति हो। और हाँ, और एक बात यहाँ पर, जैसे मैंने अभी ये सारे डिसीज हमारे हो गए कुछ हिसाब से, हृदय रोग, पांडु में वात कफ है, कामला में पित्त है। हाँ, और एक बात, persons are more prone for vata vikara, pitta for pitta and kapha for pitta. See, in prakriti dosha and vitated dosha same. वात दोष की व्यक्ति को संधिवात होता है तो इजी है ट्रीटमेंट के लिए, लाइक स्नेहन दे सकते हैं, क्योंकि कफ दोष व्यक्ति को संधिवात हो गया तो स्नेहन देंगे तो कफ बढ़ सकता है। बट अगर उस व्यक्ति की व्याधि में लाइक प्रकृत दोष और विकृत दोष समान है तो इजी होगा, बट दिस इज में हेक्टिक, उसको ट्रीटमेंट तो देने में इजी है बट इट गोज टू द क्रॉनिसिटी, ये ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि मूलभूत दोष और प्रकृति को दोष दोनों एक समान है। So temperament is the way you tend to behave or the types of the emotion you tend to exhibit. Personality is a dynamic recognition of the various qualities including physical, psychological. So यहाँ पर सारे biological factors like endocrine gland, sugar, dietary habits, vitamin dietary habits, deficiencies, psychological factor, intelligence level, motives, आपका character, emotional development, all these are the aspects of the personalities largely controlled by genetics भी इसमें है। तो इसीलिए आज जो साइंस, जो रिसर्च वर्क चल रहा है, ट्रेट थेरीज बिलीव पर्सनालिटी कैन बी अंडरस्टूड बाय द अप्रोच दैट ऑल पीपल हैव द सर्टेन ट्रेट्स। हर व्यक्ति में एक सर्टेन ट्रेट का बिहेवियर होता है। अभी हम लोग विकारों की बात कर रहे थे तो व्यवसाय की भी बात कर लेते हैं। अभी आप बताइए, मैं यहाँ पे इमेज क्लोज कर देती हूँ ताकि आप मुझे लाइवली बताएंगे तो ज्यादा मजा आएगा आपको भी। कौन से व्यक्तियों को, अगले इसमें हम लोग इस पे डिटेल पे काम करेंगे, बात करेंगे, किस व्यक्ति को कौन से प्रकार का व्यवसाय करना चाहिए, इसके बारे में कभी सोचा है? जैसे बच्चे 8वीं 10वीं में 12वीं में चले जाते हैं तो करियर काउंसलिंग, ये ब्लॉग पढ़ो, वो पढ़ो, यहाँ पे ये करियर के बारे में लिखा है। आजकल तो 8वीं से ही तय होने शुरू होता है, बच्चा 10 साल का हुआ नहीं कि उसके दिमाग में मतलब ये होता है। तो व्यवसाय को लेकर आपके दिमाग में क्या है कि कौन सी व्यक्ति को कौन सा व्यवसाय करना चाहिए? यस, वालों को तो सुपरविजन का काम करना चाहिए। अच्छा, पित्ता वालों को मैनेजमेंट, यस, वेरी नाइस। और कफ वालों को स्थिर बुद्धि होने की वजह से तो मेडिकल प्रोफेशन में जाना चाहिए, लॉ में जाना चाहिए। हाँ, देखिए अभी एक बात आप विचार कर करके हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। अगर अभी देखिए वात प्रकृति का व्यक्ति है, उसको चंचलता पसंद है, घूमना फिरना पसंद है, मार्केटिंग, सेल्समैन, टूरिज्म, टूर गाइड वगैरह वगैरह तमाम सारे जो ऐसे ना पिग्मी एजेंट वगैरह जो घूमने फिरने के व्यवसाय है, उसको वो अच्छा लगता है। बट क्या वात प्रकृति को ऐसे व्यवसाय को करना चाहिए? कफ प्रकृति को बैठे रहना अच्छा लगता है तो वो गल्ले पे बैठ गया किसी दुकान में, किसी इसमें, कोई भी इसमें मैनेजर वगैरह तौर पर, तो क्या इसके लिए ठीक रहेगा?
आप बताइए, नो मतलब मैम, उससे और बढ़ेगा डिजीज। आप सोच कर बताइए, इसमें हम लोग आगे और चर्चा करेंगे। आपको क्या लगता है, उसको वो करना चाहिए? अगर करना है तो कौन से वे में करना है, और नहीं कर, अभी ऐसे बोलेंगे कि फिर वाता प्रकृति के व्यक्ति को बिल्कुल घूमने फिरने वाले जॉब नहीं करना है। बट अगर उसकी परिस्थिति या उसके ऊपर, जैसे अभी मानो हमने पिछले सत्र में भी चर्चा की थी कि मतलब कुछ बातें या कुछ बैकग्राउंड की वजह से हमें ये प्रोफेशन चुनना पड़ा, ये करना पड़ा, तो क्या करेंगे? तो किस प्रकार से हम प्रकृति को समझेंगे, ख्याल कैसे रखेंगे प्रकृति का? मैडम अगर वात प्रकृति वाले को हम स्थिर काम दे देंगे तो चंचलता की वजह से तो काम ही बिगाड़ेगा वो। ये भी बातें हैं, बराबर। तो कर पाएगा क्या? वाता प्रकृति वालों को आप बिठाने को वात बैठेंगे, वात गले पे प्रवृत्ति बैठ, वाले को गले पे बिठा दिए तो कहाँ काम करेगा, वो तो इधर उधर घूमेगा। हाँ, मेरे अगर एक शॉप में तो पिछले वो तो सत्र में नुकसान भी ही एक करेगा। डॉक्टर ने यही बोला दैट था विल बी कि फेलियर। अगर मेरा उसको एक मेडिकल दोस्त, प्रोफेशन में लगा दिया तो अगर वो अपना स्थिर बुद्धि नहीं होगा तो वो तो पता नहीं क्या क्या सोच सोच के क्या क्या देता रहेगा उसको, वहां भी फेलियर होगा। अच्छा ठीक है, ये भी एक विचार है बिल्कुल, क्योंकि उसको देखिए, दोष को नियंत्रित करने के तरीके होते हैं। नियंत्रित करना यानी उसको, नहीं नहीं तू गले पर बैठ, दिन पर बैठ, तो वो बैठेगा भी नहीं, वो बावला हो जाएगा। और फिर जैसे मैंने एक डॉक्टर से सुना था कि उनका एक दोस्त था, उसने दुकान डाली थी कुछ, तो खाने के लिए चलो घंटा 1 घंटा चला, चाय का टाइम हो गया, दुकान बंद कर दी, चाय पीने चला गया 1 घंटा, फिर ऐसे करके फिर धंधे के ऊपर परिणाम होगा ना, क्योंकि धंधे के लिए बैठक जरूरी होती है। वैसे व्यवसाय में, हमारे व्यवसाय में भी पेशेंट के लिए वेटिंग टाइम हमें बैठना पड़ता है। 10 से 1, तो 1 बज गए, दुकान हमने बंद कर दिया, फिर 5 बजे आ गए शाम में आराम से, तो दोपहर के पेशेंट कहाँ जाएंगे? फिर दोपहर के पेशेंट, दूसरा जो दोपहर का डॉक्टर है उसके पास जाएंगे। तो ये होता है, तो सोचिए इसके ऊपर। सो आई थिंक आज का सत्र बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। एक इस प्रकार से हमें सोचना है और इसको हमें जोड़ना है त्रिगुण प्रकृति महाभूत के साथ। दिस इज द बेस्ट क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ प्रकृति, दिस इज द क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रकृति। आई होप यू एंजॉय। सो रुकिए फिर आज के लिए, फिर कल तो छुट्टी है, संडे है, फिर मंडे के दिन हम लोग